तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिलोंग कहाँ से करती है? तो जो हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है यानी कि सॉल्यूशन क्लास 12th का, वहां पर है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतनी ज्यादा उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, जितने कम नंबर ऑफ पार्टिकल उतनी कम उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमारे पास में चार हमारे पास में पार्ट है, जिसमें से तीन अभी हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। एक है हमारे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एक तरीके से जैसे वेपर प्रेशर का कम हो जाना, ये भी तो एक प्रॉपर्टी तो है ना कॉलिगेटिव सब्सटेंसेस की। और कॉलिगेटिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। तो पहला है हमारे पास में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये है हमारे पास में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमारे पास में वैसे इसके अंदर चौथी प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास में। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड इतने न्यूमेरिकल्स हमारे होते नहीं है, मेन हमारे पास यही पूछी जाती है। ठीक है, फिर भी हम करेंगे। देखो तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो यानी कि वेपर प्रेशर आपका घटा होगा। देखो अब यहाँ पर सीधी सी बात हम ये देखते हैं कि मान लिया एक तो आपने क्या करा, प्योर स्टेट के अंदर किसी का वेपर प्रेशर निकाला, या फिर इस तरीके से डायग्राम से समझो कि ये आपके पास में ना एक कंटेनर था। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई ना सॉल्यूशन डाल दिया, जिसके अंदर सॉल्यूशन क्या सिर्फ एक ही कंपोनेंट है हमारे पास में, यानी कोई एक ए नाम का कंपोनेंट था और मुझे उसके वेपर बनाने थे। सपोज मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया सिर्फ, और मुझे देखना है कि भाई इसका कितना वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको हीट कराऊंगी और इसका मैं वेपर प्रेशर निकाल लूंगी। ठीक है, यानी जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी तो ऊपर क्या बनेंगे हमारे पास में, वेपर्स बनेंगे, और यहाँ से मैं वेपर प्रेशर निकाल सकती हूँ। ठीक है हमारे पास में। अब देखो वेपर प्रेशर में निकाल लूंगी। अब मान लिया ये एक ए अकेला प्रेजेंट था, तो सिर्फ इसके वेपर्स क्या करेंगे, हद मार के जो कंटेनर की वॉल्स होंगी इसके साथ में टकरा जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ना इम्प्योरिटी ऐड कर दूं, ठीक है, यानी हमने क्या करा इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, फिर नेचुरली कोई इम्प्योरिटी ऐड होगी इसके अंदर। इम्प्योरिटी ऐड करते ही मान लिया बी नाम की वो इम्प्योरिटी थी जो इसके अंदर ऐड होगी हमारे पास में। ठीक है, अब क्या होंगे, ए और बी भाई दो इंसान होंगे, तो क्या होगा, अब भाई बी, अब मैंने इम्प्योरिटी भी कैसे डाल ली है, मान लिया मैंने यहाँ पे डाली है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, यानी कि जिस इम्प्योरिटी के वेपर नहीं बनेंगे। कैसी इम्प्योरिटी डाली है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो इस बी के खुद के वेपर तो नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ से ए के वेपर नीचे से लिक्विड स्टेट से बनने शुरू होंगे, नीचे तो लिक्विड स्टेट थी ना, ऊपर ही तो वेपर बनेंगे क्योंकि मैंने लिक्विड स्टेट के अंदर लिया था ए। ये पूरा का पूरा यहाँ तक तो लिक्विड भरा हुआ है। मान लिया ए नाम का मैंने कोई लिक्विड डाला था, वाटर डाला था, पर अब उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी, सपोज सैंडी डाल दी। तो क्या होगा, पहले तो इस ए अकेले एक वेपर बन रहे थे, अच्छे खासे थे भाई, अकेले अकेले ऊपर चले गए। लेकिन जब ये बी आ जाएगा तो इसके वेपर्स मान लीजिए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो इस बी के पार्टिकल्स के साथ में टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। तो जैसे ये यहाँ से मान लिया, आपके पास में थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बनाती हूँ इस तरीके से। ठीक है, नीचे ए के पार्टिकल थे भाई, बहुत सारे प्रेजेंट थे हमारे पास में, लेकिन अब मैंने इम्प्योरिटी डाल दी बी की भी। ठीक है, मान लिया यहाँ पर ए के थे हमारे पास में, तो जैसे ही ए के पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस बी से टकरा जाएंगे, बीच में टकराएंगे। पार्टिकल क्या करते हैं, नीचे जब हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट को लेते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं और वेपर बना देते हैं हमारे पास में। लेकिन ये क्या करेंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे, ये बी के पार्टिकल खुद तो वेपर बना नहीं रहे हैं, इनके साथ टकराएंगे, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, बेचारे वापस फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। यानी कि अब उसको बॉईल होने के अंदर क्या लगेगा, टाइम लगेगा एक तरीके से। वेपर प्रेशर कब आता है हमारे पास में, वेपर प्रेशर तब निकालते हैं ना कि जब वो सब्सटेंस बॉईल होना शुरू हो जाए और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। यानी कि वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का तब निकाला जाता है जब आपके पास में इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाए। ठीक है, तो यानी ये बी नाम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसके वेपर प्रेशर को
मतलब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बार बार इसके रास्ते में आ रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। भाई जल्दी वेपर प्रेशर आ जाता हमारे पास में, लेकिन इसको रास्ते में आके इसकी वैल्यू घटा रहे हैं ना। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है ना, ये जो अपर सरफेस वाली लेयर होगी, यानी जो ऊपर वाला होगा जहां से ये पार्टिकल उठ के जाएंगे। अब देखो मान लिया आपने कोई ना चाय का पतीला रख रखा है, तो पार्टिकल सबसे पहले नीचे से गर्म होने शुरू होते हैं, नीचे से एनर्जी लेके वो ऊपर जाते हैं। अब ऊपर तो इस बी ने पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो यानी कि इन वेपर्स को नीचे से ऊपर तक जाने के अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिएगी हमें, ठीक है, यानी ज्यादा हीट एनर्जी चाहिएगी। तो इसी वजह से, इस इम्प्योरिटी की आने की वजह से वेपर प्रेशर हमारा क्या कर गया, घट गया हमारे पास में। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो, तो यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने की वजह से क्या हो जाता है हमारे पास में, वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो डिक्रीज तो कर गया, हमें समझ में भी आ गया क्यों कर गया। अब इसके लिए इक्वेशन भी तो देखनी पड़ेगी। अब देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के तो वेपर बनेंगे नहीं। अब हमने राउल्स लॉ से एक इक्वेशन निकाली थी कि जब भी हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होता है तो वो बराबर होता है P नॉट ए यानी कि प्योर स्टेट के अंदर उसका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइंग उसकी मोल फ्रैक्शन। प्योर स्टेट के अंदर जैसे बी का वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन। यानी हम इस तरीके से क्या निकाल लेते थे, जब भी कोई आपके पास में आपको वेपर प्रेशर निकालना होता था हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते थे। अब हमें ये भी पता था कि जो ये P नॉट ए इंटू में एक्स ए है ये बराबर होता है P ए के, और ये बराबर होता है P बी के। P नॉट ए का मतलब होता है प्योर स्टेट के अंदर उसका वेपर प्रेशर, और P ए और P बी होते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, P ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, P बी पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब देखो P बी तो क्या था, B मैंने बोला था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसके तो वेपर बनेंगे नहीं, वेपर नहीं बनेंगे तो कोई प्रेशर नहीं आएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट तो गया। बचा क्या कि सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला है, या तो आप ये वाला लगा लो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू में एक्स ए। ठीक है, ये क्या है हमारे, जब खाली P लिखते हैं तो हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, P नॉट लगाते हैं तो हम लिखते हैं वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, तो देखो हमारे पास में, यानी कि यहां से मेरे पास में क्या आ गया, अगर मैं इसको पुट करूं यहां पर, तो मुझे मान लिया ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो PS बाय में P नॉट ए क्या निकल जाएगा मेरे पास, ए की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ए मैंने क्या माना था, सॉल्वेंट माना था, यानी भाई सॉल्वेंट की कितनी मोल फ्रैक्शन रही होगी, मोल फ्रैक्शन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जिस माने ए की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे क्या आता था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है हमारे पास में। अब देखो, अब मैं क्या करूं, बोथ साइड से 1 में माइनस कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 माइनस कर दिया, इधर से भी और उधर से भी मैंने बोथ साइड से 1 को माइनस कर दिया। अब हमें ये बात भी पता है कि मान लिया दो कंपोनेंट थे एक्स ए और एक्स बी, तो मोल फ्रैक्शन ना हमेशा 1 के बराबर होती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैं इस 1 को, मुझे नहीं पता क्या था, मैं 1 इधर था, मैं इस एक्स बी को उधर, सॉरी एक सेकेंड, 1 इधर था, मैं इस एक्स ए को इधर लेगी, तो मुझे पता है भाई 1 माइनस एक्स ए तो भैया एक्स बी के बराबर होता है, और एक्स बी क्या थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन थी। तो यानी कि यहां से आपके पास में क्या आ गया, P नॉट ए अगर मल्टीप्लाई कर दें तो P नॉट का ए किसके बराबर आ गया, एक्स बी के। यानी कि अगर बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर P नॉट ए का मतलब है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ए का, PS है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नीचे फिर से क्या है आपके पास में प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर। ठीक है, P नॉट और P में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि देखो हम डायरेक्टली तो हम एक्स बी की वैल्यू निकाल नहीं सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, क्योंकि हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते, पर अब ये तो वेपर बनाता ही नहीं है, तो यहाँ वाला हिस्सा तो इस फॉर्मूले से डिलीट हो गया, बचा क्या हमारे पास ये, तो हम इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि जो रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर है, उसके लिए अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्यूट की, यानी जो आपने इंप्योरिटी ऐड करी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, इंप्योरिटी क्या ऐड करी हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कितनी अमाउंट के अंदर ऐड करा, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और ये क्या होगी हमारे पास में इसकी डेरिवेशन, ये क्या है, रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर, जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। मान लिया कोई चीज आपकी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रही थी, तो अब मान लिया वो हो रही है 105 डिग्री सेल्सियस पे, 106 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उससे बढ़ गया उसका टेम्परेचर। मान लिया पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, तो अब वो हो रहा है मान लिया 110 डिग्री सेल्सियस पे या 105, कुछ भी हो सकता है, जो नॉर्मल था उससे ज्यादा पे हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ होगा, अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कब निकाल सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का आपके पास में कब आता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हम उस टाइम पे बोलते हैं जब आपका वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, यानी मान लिया आपने कोई, मैंने वाटर का ही निकालना है, तो जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, कब, जब हमारे पास में वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों के दोनों प्रेशर है, लेकिन जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये तो हम निकाल लिया, अब ऐसे हम निकालते थे। ठीक है, जब अकेला हमारे पास में सॉल्वेंट प्रेजेंट था, तो हमारे पास में मान लिया कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा था, बॉइल कर रहा था। अब इसके अंदर क्या कर दी गई, कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी गई। ठीक है, अब इंप्योरिटी भी हमने कौन सी ऐड करी, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की। अगेन वही वाला केस आ गया। अब ये क्या करेगा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। क्यों, पार्टिकल्स नीचे से बॉइल होकर जाएंगे, अगेन क्या करेंगी, जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो सरफेस पे एक लेयर बना लेगी, जैसे ही पार्टिकल नीचे से उठ के जाएंगे, टकराएंगे, एनर्जी लूज करेंगे, वापस नीचे आ जाएंगे। यानी कि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा हमारे पास में। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लेट आएगा, यानी कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। ठीक, अब मान लिया कि पहले आपके पास में आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो था T0। ठीक है, जब प्योर स्टेट के अंदर था, अब एलिवेट होने के बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया T। ठीक है, ये क्या था हमारे पास में, जो T0 था, ये क्या था आपके पास में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या आ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि टेम्परेचर ऑफ, मतलब वो टेम्परेचर है T0 जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट बॉईल करता होगा, और T हमारे पास में वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो इम्प्योरिटी डालने के बाद में आपका क्या करेगा, बॉईल करेगा। ठीक है, हमारे पास में, यानी ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, तो ये मान लिया 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, तो ये T क्या है हमारे पास में, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, भाई नया आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या आया होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक की बात। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका प्योर स्टेट के अंदर, और वो क्या आ गया हमारे पास में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक की बात, या फिर आप इसको किससे लिख लो, टीबी से लिख लो। ठीक है, उसको T0 से लिख दिया, इसको टीबी से लिख दिया। अब मुझे निकालना है कितना चेंज आया, एलिवेट तो हुआ लेकिन कितना टेम्परेचर में चेंज आया, तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा T मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात, बॉइलिंग था तो मैंने टीबी लिख दिया यहाँ पर। अब देखो बाद में कितना होया, बढ़कर आ गया टीबी, पहले कितना था हमारे पास में, T0 था। चाहो तो आप इसको T0 के साइड में भी हम B लगा देते हैं, ताकि हम बॉइलिंग के लिए से समझ में आ जाए, फ्रीजिंग के लिए F लगा देंगे। तो यानी कि ये डेल्टा टीबी क्या आपका आया होगा, भाई कितना टेम्परेचर आपका क्या होगा, चेंज हुआ होगा। ठीक है, यानी ये क्या है आपका, एलिवेट होकर टेम्परेचर कितना चेंज आया होगा। ठीक है, अब मान लिया कितना चेंज आया, जैसे यहाँ पे कितना आया, 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक की बात।
अब ये बोलता है कि जो आपके पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी के बराबर होगा भाई हमारे पास में, ठीक है। यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। ये क्या आया मेरे पास में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एम क्या था हमारे पास में, मोलालिटी, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक केबी नाम का कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एक तो हम इसको बोलते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है हमारे पास में एक तरीके से। तो ये जो हमारे पास में टीबी नाम, जो केबी नाम का कांस्टेंट आया, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो केबी क्या है हमारे पास में, इसका नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर होगी कि इस केबी के दो नाम होते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। एम से क्या था हमारे पास में, मोलालिटी थी, हाँ ठीक आ रहा है। यहां तक की बात होगी हमारे पास में। अब हम इससे आगे चलते हैं क्योंकि हमें तो डेरिवेशन सॉल्व करनी है। तो देखो जब हम इससे आगे चलें तो अब देखो रीजन क्या लिखेंगे कि क्यों एलिवेट हुआ, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थे उन्होंने क्या बना ली, एक लेयर बना ली सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स को ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो वेपर प्रेशर लेट होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर और बॉइलिंग पॉइंट भी लेट आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू में मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी को। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर आते हैं हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आता है हमारे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास में ग्राम के अंदर है तो हम इसको क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऊपर चाहिए होगा गिवन मास और नीचे क्या चाहिए होगा, मुझे मोलर मास चाहिए होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो मैंने गिवन मास को सॉल्यूट के मैंने मान लिया WB और उसके मोलर मास को मैंने मान लिया MB, ठीक है। WA क्या है हमारे पास में, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, भाई जितनी भी आपने इंप्योरिटी ऐड करी होगी उसका मास, मैंने सॉल्यूट को एज इंप्योरिटी ऐड करा था तो मैंने उसका लिख दिया, और MB क्या आ गया हमारे पास में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब मैंने नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं WA से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, क्या आ गया हमारे पास में, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब मुझे इन सब सारी की सारी राम कथा को ऊपर पुट करना है, ठीक है। तो मैं यहां से अगर एक बार के मैं इसको रफ कर दूं तो देखो यहां समझ में आ गया किसको क्या मानना हमने, या उधर कर दो, उधर वाली साइड कर देती हूँ। देखो हाँ, तो ये हो गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। मोलालिटी की जगह मैं जब पुट करूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो WA बाय में MB के बराबर है, तो मैंने लिख दिया WA बाय में MB। नीचे क्या आना था, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया WA से, और इसको मुझे चेंज करना था तो मैंने कर दिया ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब वो पेपर में क्या पूछता है, वो पूछेगा कि भाई कितना मास आपने सॉल्यूट का उसके अंदर डाला था, तो हम निकाल सकते हैं। हम इस सारे के सारे को इधर ले जाएं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई में MB इंटू में WA अपॉन में KB इंटू का 1000। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम रेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, यही वो आपसे पूछेगा। हमने ठीक ऐसे ही वेपर प्रेशर के अंदर निकाला था, क्योंकि हमसे वो लास्ट में क्या पूछता है, वो इम्प्योरिटी तो डाल ली, कितनी डाल ली, ठीक है। और अगर वो क्या पूछ ले आपसे
कि कितना एलिवेशन आया, तो वो भी हम निकाल सकते हैं डेल्टा टीबी में। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई चेंज होने के बाद में कितना आया था या फिर उसका प्योर स्टेट में कितना आया था, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है आपके पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है कितना एलिवेट होकर बॉइलिंग पॉइंट आया था, और ये क्या है आपके पास में प्योर स्टेट के अंदर कितना बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या खत्म हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक। ये हमने क्या करा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक की बात। अब आगे चलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही हमारे पास में एग्जांपल है। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या कर गया होगा, घट गया होगा। मान लिया अगर पहले आपकी आइस 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी अगर फ्रीज हो रही थी, तो अब मान लिया वो -5 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो यानी टेम्परेचर घट गया ना उसका, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा होगा क्यों, मान लिया कि पहले आपका कोई सब्सटेंस इस वाले टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहा था, फ्रीज कर रहा था। ठीक है, मान लिया कि मैंने ये लिख दिया, ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर स्टेट। ठीक है, आपने जो भी सॉल्वेंट लिया होगा, आपके पास में सॉल्वेंट ही लिख देती, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, टीएफ आ गया जितना आपका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ होगा उसका चेंज होने के बाद में, ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर स्टेट। और टीएफ आपके पास में क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि अब जो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होकर आया आपके पास में। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, चेंज्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, या फिर न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो चेंज आया होगा। अब मान लिया पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रीज कर रहा था, तो अब कर रहा है मान लिया -5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, जब मैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जब मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालूंगी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्योर वाले का पहला पुट करना पड़ेगा, वरना तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ हम पहले पुट करेंगे T0F, यानी कि प्योर स्टेट में क्या था, और ये जो आपका चेंज होकर आ गया होगा, तो ये आपके पास में क्या आ गया, डेल्टा, यानी कि न्यू फ्रीजिंग पॉइंट। सो एल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, प्योर स्टेट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में जितना उसका चेंज होगा फ्रीजिंग पॉइंट आया होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, हाँ, वो भी बताऊंगी कि क्यों घटा। भाई बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया था, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटा। तो इसका रीजन ये होता है कि जब आपके पास में, जब हम किसी नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी को डाल देते हैं, तो जब फ्रीज करती है ना वो नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी, तो वो हीट जनरेट करती है। उसमें तो क्या कर रही थी, उन पार्टिक वेपर्स को ऊपर जाने से रोक रही थी। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करती है, जब नॉन वॉलेटाइल जो इंप्योरिटी आपने डाली थी, जब वो फ्रीज करेगी तो वो हीट रिलीज करेगी। अगर हीट रिलीज करेगी तो आपका वो, मान लिया अगर आइस भी देखो तो वो जल्दी से फ्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर से हीट निकल रही है। तो यानी क्या रीजन होता है कि जो आपके पास में आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, उसके पार्टिकल क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं हमारे पास में, ये जनरेट करते हैं हीट, जिसकी वजह से ये जनरेट करेंगे हीट। और फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा आपका, जब आपके पास में क्या हो जाएगा, जब यू मान लो इस तरीके से हम मानेंगे ना कि जब आपके पास में सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, सॉरी लिक्विड सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, अगर इसके पार्टिकल्स हीट जनरेट करेंगे तो वो लिक्विड सॉलिड में जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये रीजन है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। भाई पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज आपकी फ्रीज हो रही थी, तो अब कितने पे होगी, -5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब इसका भी फॉर्मूला देखना पड़ा है हमें, तो देखो रीजन समझ में आ गया। तो फिर से हम बोलेंगे कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ठीक है, जैसे हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हुए कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं KF, इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर। ठीक है, हाँ, तो क्या आ गया हमारे पास में KF, इसका नाम होता है मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, जैसे वहां पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों ही इसके नाम है, या फिर क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मोलालिटी की वैल्यू को पुट करेंगे तो अगेन वही वाला फॉर्मूला आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा WB, नीचे MB, यहाँ पर था WA और यहाँ क्या था आपका 1000, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। अगर वो आपसे वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पूछे तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ आती है वो आती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर की हमारे सिलेबस में अभी इतने नहीं है, बाकी अगर वो पूछ ले तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास में, क्या है, ये है हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्या फॉलो करते हैं हमारे पास में प्रेशर की इक्वेशन, दैट PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी पाई P की जगह पे, यहाँ पे प्रेशर की जगह पे तो हमने लिख दिया पाई, V पे वॉल्यूम है, N पे नंबर ऑफ मोल्स, R पे गैस कांस्टेंट एंड T पर टेम्परेचर। तो यानी कि जब आपके पार्टिकल एसोसिएट या फिर डीएसोसिएट करते हैं ना, यानी आपने मान लिया कि किसी सॉल्वेंट का आप क्या निकालना चाह रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाह रहे थे, पर वो दो पार्टिकल्स के अंदर टूट गया या फिर दो पार्टिकल्स के अंदर जुड़ गया, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। उस केस में हमारे पास में एक आयोटा की सम सॉल्व करते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, तो इसी वीडियो को हम यहीं तक ही कंपाइल करते हैं। तो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।